बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं गिरीश सकलानी उत्तरांचल कंप्यूटर से। आज मैं आपको लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में कुछ पढ़ाऊंगा। सबसे पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें उत्तरांचल कंप्यूटर नाम UTTRANCHAL उत्तरांचल कंप्यूटर के नाम से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो हम पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं कि कंप्यूटर क्या है। अगर हम समझें कि कंप्यूटर क्या है तो कंप्यूटर एक ऐसी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इनपुट करती है और कुछ नियमों के अंतर्गत उसे प्रोसेस करती है और फिर हमें रिजल्ट देती है। या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, कंप्यूटर में 4 प्रकार का फंक्शन होता है। पहला है एक्सेप्ट डेटा, यानी कि इनपुट डिवाइस द्वारा डेटा को लेना। दूसरा है प्रोसेस डेटा, यानी कि डेटा को प्रोसेसिंग करना, मतलब आप उसे बोल्ड कर सकते हैं वगैरह वगैरह जो भी आपको करना है। तीसरा है प्रोड्यूस आउटपुट, यानी कि जो हमने प्रोसेसिंग करी है उसको हम आउटपुट द्वारा देख सकते हैं। और फोर्थ स्टेज है स्टोर रिजल्ट, फ्यूचर के लिए हार्ड डिस्क वगैरह में आप उसे स्टोर कर सकते हो। अब इसे समझते हैं हम कि इनपुट डेटा क्या है। तो इनपुट वह डेटा होता है जो कि इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर में लिया जाता है। ये कलेक्शन हो सकता है लेटर यानी कि अक्षर का, नंबर्स हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं, इमेजेस वादी हो सकता है। इसे हम इनपुट कहते हैं और जो डेटा है। दूसरा स्टेप हो गया प्रोसेसिंग। ये कहता है प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डेटा पर गिवन इंस्ट्रक्शन, कुछ नियमों के अंतर्गत प्रोसेसिंग करता है और ये टोटली कंप्यूटर के अंदर का इंटरनल प्रोसेस होता है। तीसरा है आउटपुट। आउटपुट जो हमने प्रोसेस करा है डेटा को उसे बाहर दिखाता है, या तो मॉनिटर के थ्रू दिखाएगा या कीबोर्ड के थ्रू दिखाएगा, या तो मॉनिटर के थ्रू दिखाएगा या स्पीकर के थ्रू हमें बाहर सुनाएगा। अब बारी आई, अब है हमारे पास कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है। अगर हम समझना चाहें कंप्यूटर सिस्टम क्या है तो एक सिंपल इक्वेशन समझ सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम इक्वल टू हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूज़र। अब हम समझते हैं कि हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर इंटरनल डिवाइसेस होती है जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह, ये हमारी हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर वे प्रोग्राम जिन पर हम काम करते हैं, और यूज़र आप लोग जिनकी वजह से हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। और अगर हम ये समझना चाहें कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है तो आप समझ सकते हैं C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज, T फॉर ट्रेड, E फॉर एफिशिएंसी या एजुकेशन और R फॉर रिसर्च। अब अगले टॉपिक में चलते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है। कंप्यूटर को हम जो हमारे विद्वान लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर को कि अगर हम कंप्यूटर अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमने इसे टोटली 5 जनरेशन में डिवाइड किया है। पहली जनरेशन है 1946 से लेकर 55 तक। इसमें 2-3 साल इधर उधर हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो पहली जनरेशन 1946 से लेकर 55 तक, और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था कंप्यूटर को चलाने के लिए। एक आसान भाषा में समझें तो वैक्यूम ट्यूब क्या मतलब होता है, एक जैसे आजकल हम शादियों में देखते हैं जैसे हम शादियों में आपने देखा होगा लाल रंग की एक ट्यूब होती है जिसे हम हेलोजन ट्यूब कहते हैं। तो वो एक वैक्यूम ट्यूब थी, ऐसे हज़ारों ट्यूबें जलती थी तब जाके कंप्यूटर चलता था। साइड इफ़ेक्ट क्या थे कि बार बार ट्यूबें फ्यूज हो जाती थी, बहुत ज़्यादा जलने से बिजली बहुत ज़्यादा खर्च होती थी, हीट बहुत ज़्यादा पैदा करती थी और बार बार कंप्यूटर पर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। सेकेंड जनरेशन में 1956 से लेकर 65 तक ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया। ट्रांजिस्टर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता था जो कि वैक्यूम को रिप्लेस करा, और एक ट्रांजिस्टर ने 40 वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया, यानी कि जहाँ हज़ारों वैक्यूम ट्यूबें लग रही थी वहाँ कुछ 100 ट्रांजिस्टर लग गए। और ट्रांजिस्टर लगने से क्या फ़ायदा हुआ कि जो बहुत ज़्यादा बिजली खर्च हो रही थी वो ख़त्म हो गई, जो हीट पैदा हो रही थी वो कम हो गई, जो बार बार फ्यूज़ हो रहा था, और कंप्यूटर का आकार एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन छोटा हो गया, उस पर काम करना आसान हो गया। तीसरी जनरेशन थी 1966 से लेकर 75 तक, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट लगाया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम IC भी कहते हैं, उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर कंडेंसर एक साथ लगे होते थे। तो जहाँ बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे हुए थे वहाँ केवल एक IC लगा दी गई। चौथी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आया। हम आगे पिक्चर दिखाऊंगा आपको। ये है आपके पास वैक्यूम ट्यूब, ये है ट्रांजिस्टर और ये है
माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटर पर काम करना और इजी बना दिया। माइक्रो प्रोसेसर ने कंप्यूटर पर काम करना और इजी बना दिया और उससे हम कंप्यूटर पे आसानी से काम कर पाए। जो पांचवी जनरेशन थी वो 1980 से लेकर अब तक है। इस जनरेशन तक लगभग सब कुछ इन्वेंट हो चुका था, लैपटॉप, पाम-टॉप, टैबलेट। अब जो फिफ्थ जनरेशन थी वो जनरेशन हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की एक ब्रांच है जो रोबोट को कंप्यूटर मनुष्य के जैसा व्यवहार करना सिखाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे 4 व्हीलर फैक्ट्रीज़ वगैरह में, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज में रोबोट काम करते हैं। जापान में होटल इंडस्ट्री में रोबोट का इस्तेमाल। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो कि रोबोट को मनुष्यों के जैसा बिहेव करना सिखाती है। कीबोर्ड का आविष्कार सर क्रिस्टोफर लैथम ने किया था, जिन्होंने कीबोर्ड बनाया था। अच्छा, कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं उनको हम 4 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहला है अल्फ़ाबेटिक कीज़, जिसमें ए से लेकर जेड तक के सभी 26 अक्षर होते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं होते हैं जैसे हमने इन्हें पढ़ा है ABCD-Z। ये इस तरह से होते हैं जिसे हम जम्बल्ड मैनर बोलते हैं। जम्बल्ड मैनर मतलब बिखरी अवस्था में, यानी कि जिनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ASDF वो मिडिल में रहती हैं, जिन्हें हम प्रिंसिपल कीज़ कहते हैं। जिनका इस्तेमाल उसके बाद कम होता है, जैसे QWE वो ऊपर रहते हैं, और उसके बाद ZX जिनका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है। तो ये हो गई अल्फ़ाबेटिक कीज़। 4 हिस्सों बांट रहे हैं हम कीबोर्ड को। सेकंड हिस्सा है न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ के अंतर्गत नंबर आते हैं। अगर आप कीबोर्ड के दाईं तरफ देखें तो 1 2 3 4 करके नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम कीपैड कहते हैं। और एक और नंबर होता है सबसे ऊपर कीबोर्ड में फंक्शन कीज़ के नीचे, जिन्हें 1 2 3 4। तो किसी का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। स्पेशल कीज़ के अंदर आता है स्पेस बार से हम आगे बढ़ने के लिए, कैप्स लॉक जिससे हम सारे कैपिटल लिख सकते हैं, बैक स्पेस की जिससे हम मिटा सकते हैं, शिफ्ट की जिससे हम कैपिटल लेटर प्रेस करते हैं, एंटर की जिससे हम ब्रेक करते हैं पैराग्राफ को, सिंबल की आपने देखा होगा 1 2 3 ऊपर हैश, डॉलर वगैरह लगते हैं, उन्हें हम सिंबल कीज़ कहते हैं। कर्सर मूवमेंट कीज़ वो 4 कीज़ होती हैं जो राइट साइड में होती हैं, जिनसे हम ऊपर नीचे मैटर करते हैं। डिलीट की जिससे हम मैटर मिटाते हैं, और टैब की से हम फिक्स दूरी पे आगे बढ़ते हैं। फंक्शन कीज़ वो कीज़ होती हैं जो सबसे ऊपर F1 F2 F3, जिनका इस्तेमाल हम इंडिविजुअली नहीं करते बल्कि सपोर्टिंग के तौर पर करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा माउस का आविष्कार। माउस आपने देखा होगा जिसमें नॉर्मली 3 बटन होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड एक स्क्रॉल बटन पेज को अप डाउन करने के लिए, और इसके नीचे एक लेज़र लाइट लगी होती है जिसके सहारे माउस को हम चलाते हैं। कुछ साल पहले अगर आप जाएं तो इस लेज़र लाइट की जगह पे एक बॉल हुआ करती थी, जिसको हम मूव करते थे तो माउस चलता था। बॉल का साइड इफ़ेक्ट ये थी, एक तो वो डैमेज होती थी अगर उसे किसी पैड के ऊपर न चलाया जाए तो, और दूसरा बार बार चलने से वो डस्ट को एग्जॉस्ट करती थी, धूल अपने अंदर एग्जॉस्ट करती, जिससे उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती थी, फिर वो लेयर साफ की जाती थी, देन माउस चलता था। अब इसमें लेज़र लाइट आ गई है। लेज़र लाइट हर सरफेस पे चलती है सिवाय ग्लास के। ग्लास में या तो ये स्लो चलेगी या फिर चलेगी नहीं, क्योंकि ग्लास में जो लेज़र लाइट होती है वो आर पार हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है। अब चलते हैं माउस के। आपने देखा होगा नॉर्मली माउस में क्या होता है, हमारे पास, हम माउस के शेप्स की बात कर रहे हैं, नॉर्मली हमारे पास एक एरो बना होता है तीर की तरह, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एरो एक तीर की तरह होता था। अब ये पॉइंटर, माउस के पॉइंटर का जो शेप्स होता है, ये हमारे काम करने के आधार, डिपेंड ऑफ वर्क एंड एप्लीकेशन के हिसाब से ये बदलता रहता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब ये बदलता है तो हम उसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला, हावर ग्लास क्या इंडिकेट करता है कि आपकी फाइल बड़ी है, वो खुल रही है, थोड़ा सा समय लगेगा, आप वेट कीजिए। डबल एंडेड एरो देखिए, सेकंड में डबल एंडेड एरो का मतलब होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट या विंडो के कॉर्नर में जाते हैं तो वो जो एरो था वो डबल एंडेड, यानी कि आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं विंडोज़ को या ऑब्जेक्ट को। आई बीम का मतलब होता है कर्सर, जहां आप कुछ टाइप करना चाहते हैं वो आपको इंडिकेट करता है ये। और अब ये है मूव, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के बीच में माउस ले जाते हैं तो वो सिंगल एरो जो यहाँ पे ऐसे था, इसके आगे ऐसे 4 मूव के, इसका मतलब आप इसे मूव कर सकते हैं। और
डॉक्टर D.R. एंजलबर्ट, डगलस रिचर्ड एंजलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया था। माउस का आविष्कार करने से कंप्यूटर पे काम करना बहुत ज़्यादा ईजिली हो गया। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो इनपुट डिवाइस में आता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर आपने देखा होगा, जब हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं उसके मोटी और कुछ पतली पतली ब्लैक वर्टिकल धारियाँ होती हैं, वो बार कोड होता है। उसको रीड करने के लिए बार कोड रीडर होता है। देखिए जैसे ये पे आप बीप की आवाज़ आती है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये है हमारे पास कैमरा, आपको पता ही है कैमरे का इस्तेमाल हम इधर उधर की अपने को लाइव करने के लिए कर सकते हैं। माइक्रोफोन, आपकी आवाज़ कंप्यूटर में कैसे जाती है ये भी इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, इसे हम माइक्रोफोन कहते हैं। अब चलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू के अंदर क्या है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप देख पा रहे हैं ये सीपीयू का स्ट्रक्चर है। इसमें नॉर्मली 3 बटन होते हैं, एक मेन बटन होता है, दूसरा रिस्टार्ट बटन होता है, और ये है यूएसबी पोर्ट। यहाँ पे आप सीडी या डीवीडी लगा सकते हैं। ये है इसके अंदर का स्ट्रक्चर। जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, हम पावर सप्लाई यहाँ से अंदर डालते हैं। ये जो पावर सप्लाई देखिए इसे हम एसएमपीएस कहते हैं। ये एसएमपीएस उस सिंगल पावर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये देखिए लाइन के थ्रू। कुछ पावर सीडी डीवीडी कुछ मदरबोर्ड में जाती हैं और कुछ अन्य जगहों चल जाती है। तो जो हमने सिंगल लाइट सिस्टम को दी है, सीपीयू को दी है, वो एसएमपीएस ने डिवाइड कर दी है। इसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। अभी पीछे वाले चैप्टर में मैंने माइक्रो प्रोसेसर की बात करी थी। माइक्रो प्रोसेसर जिसकी वजह से हमारा कंप्यूटर फास्ट चलता है। और इस माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर एक फ़ैन लगा होता है, क्योंकि जब ये चलता है तो बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता है, तो फ़ैन जो होता है, एग्जॉस्ट फैन जो होता है, उस हीट को बाहर डालता है। और ये है मदरबोर्ड जो सीपीयू के अंदर लगाता है। इस मदरबोर्ड से ही सारी चीज़ें आपकी जुड़ी हुई होती हैं। आप अगले टॉपिक पे चलते हैं कि सीपीयू काम कैसे करता है। ज़रा ध्यान से समझिएगा सीपीयू किस प्रकार काम करता है। हमने एक ग्राफ बनाया। हमने इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड, माउस या पेन ड्राइव से डेटा सीपीयू में डाला, इनपुट करा। उसके बाद वो एएलयू में जाता है। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। तो एएलयू में डाटा एक्सेप्ट करा इनपुट डिवाइस के द्वारा, उसे कंट्रोल यूनिट को भेजा कि कंट्रोल यूनिट ने क्या करना है, उस डेटा को प्रोसेस करना है। कंट्रोल यूनिट ने वो डेटा मेमोरी यूनिट को दिया। मेमोरी यूनिट जो कि उस डेटा को अपने अंदर मेमोरी रखती है, और वापस उसने सीयू को दिया कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट ने वो जो डेटा था उस डेटा को प्रोसेस किया और उसे आउटपुट डिवाइस द्वारा हमें दिखाया। आप समझ रहे हैं सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग कैसी होती है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट पे डाटा आया, उसने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को दिया। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ने वापस उसे कंट्रोल यूनिट को दिया डेटा, उसने उसे मेमोरी यूनिट को दिया। मेमोरी यूनिट उसे अपने अंदर मेमोरी कर और वापस दिया कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट ने उस डेटा को सेंट्रल आउटपुट डिवाइस में दिया। तो कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको आज ज़्यादा आसान रहेगी। पहला स्टेप, मान लेते हैं कि हम 10 और 12 को जोड़ना चाहते हैं। तो हमने पहला स्टेप क्या करा, 10 + 12 इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड के द्वारा लिखा। कंट्रोल यूनिट ने उसे इंस्ट्रक्शंस को लिया कि 10 और 12 को जोड़ना है। कंट्रोल यूनिट ने उसे एएलयू को दिया, और एएलयू ने वो रिजल्ट देने के बाद एमयू को दिया, मेमोरी यूनिट को। अब एएलयू ने क्या करा, 10 और 12 को जोड़ा, जो कि क्या होता है 22, और उस 22 को वापस कंट्रोल यूनिट को दिया, और कंट्रोल यूनिट ने उसे कलेक्ट करा, मेमोरी यूनिट को दिया, और मेमोरी यूनिट के थ्रू वो आउटपुट डिवाइस में दिखाई दी कि टोटल 22 हो गया। आप समझ रहे हैं ना। अगले टॉपिक पे चलते हैं, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं हर चीज़ को नापने की एक यूनिट होती है, हर चीज़ को एक यूनिट। सपोज़ आप कहीं लंबी दूरी पे जा रहे हो तो आप क्या कहेंगे कि मैं इतने किलोमीटर जाऊंगा। आपको क्लोथ वगैरह, कपड़ा वगैरह लेना है तो आप क्या कहेंगे, मुझे 1 मीटर, इतने सेंटीमीटर चाहिए। आप वेट लेते हैं तो वेट में क्या बोलते हैं आप कि मुझे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम कहते हैं। उसी तरह आप क्या कहते हैं, अगर लिक्विड में जाते हैं तो आप लीटर कहते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर कि कितना डेटा पड़ा हुआ है उसको नापने के लिए जिस इसका इस्तेमाल करते हैं उसे हम कंप्यूटर यूनिट कहते हैं, जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर होता है।
सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है बिट। एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है। अब हम इसको थोड़ा आगे चलते हैं कि एक बिट को आप समझ सकते हैं कैसे कि 8 बिट मिलके एक बाइट बनती है। ओके, 1024 बाइट्स 1024 बाइट्स 1 KB यानी किलो बाइट्स होती है, और 1024 KB इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB, और 1024 GB इक्वल टू 1 TB टेराबाइट्स। KB किलोबाइट्स, MB मेगाबाइट, GB गीगाबाइट्स और TB अभी तक फिलहाल टेराबाइट्स तक आया, आगे हो सकता है और इससे आगे की यूनिट आ जाए। इसको और आसानी से समझ सकते हैं आप। जब हमें छोटी चीज़ लेनी है तो हम क्या कहते हैं 250 ग्राम, या आम बोलचाल भाषा में 1 पाव। जब हम कहते हैं हमें आधा KG लेनी है तो हम 500 ग्राम। जब हमें 750 ग्राम लेनी है आम बोलचाल की भाषा में 3 पाव। और जब हम उसे 1 किलोग्राम बोलते हैं तब हम उसे 1000 ग्राम नहीं बोलते हैं, तब हम उसे 1 किलोग्राम बोलते हैं। गॉट इट? चलिए अब आगे चलते हैं। अब है कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं वो कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को हम 2 तरह की मेमोरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। पहला प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का आता है आपका फ्लॉपी डिस्क जो कि बंद हो गई है, हार्ड डिस्क, CD/DVD, ब्लू रे और पेन ड्राइव एक्सेट्रा। आइए बच्चों इसको थोड़ा आगे समझते हैं। मेमोरी प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। तो हम कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का वो स्टोर हाउस है, वो जगह है जहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर करते हैं। और इसके अंदर आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। आगे रैम को पढ़ते हैं। रैम क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम रीड और राइट मेमोरी कह सकते हैं। इसके अंदर हम डेटा इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं, और ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। इट मीन्स कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, इस बीच आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए और आपने फाइल को सेव नहीं करा तो वो रैम के अंदर से इरेज हो जाएगा। और अगर आपने उसे सेव कर दिया तो वो सेकेंडरी मेमोरी की हार्ड डिस्क में, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, तो वो हार्ड डिस्क में चला जाता है फॉर फ्यूचर यूज़। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे परमानेंट मेमोरी? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोग्राम फीड होते हैं वो परमानेंट होते हैं, उस पर हम कुछ लिख या बदल नहीं सकते। और वो किस काम आती है? कंप्यूटर को बूट करने के काम। बच्चों बूटिंग का मतलब जानते हो ना? बूटिंग का मतलब कंप्यूटर स्टार्ट होना। कंप्यूटर स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया होती है आपने देखा होगा जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो एक ब्लैक एंड वाइट विंडो चलती है, तो वो बूटिंग होती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 2 प्रकार की बूटिंग होती है। एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या कह सकते हैं हम? जैसे सिस्टम बंद है और हमने उसे CPU से स्टार्ट कर दिया और वो हो गया कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होता है? कभी कभी हमारा कंप्यूटर चलते चलते बंद हो जाता है, ना माउस चलता है ना कीबोर्ड चलता है, या कभी कभी कीबोर्ड चलता है माउस नहीं चलता है, हैंग हो जाता है। तो हम या तो उसे रीसेट बटन से स्टार्ट करते हैं या फिर कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल और डेल वाला बटन दबाते हैं, तो उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। आप समझ गए? गॉट इट? कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। आइए अब आगे चलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जहाँ पे हम चीज़ों को, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में स्पेस बहुत कम होता है, जगह बहुत कम होती है, तो हम उसे प्राइमरी मेमोरी में ज़्यादा देर नहीं रख सकते। तो उसके लिए हमें ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो डिवाइसेस आती हैं उन्हें हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। आइए चलते हैं फ्लॉपी डिस्क। पहले फ्लॉपी डिस्क में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका इस्तेमाल अब बंद हो गया है। आपको याद होगा कुछ लोग जो कंप्यूटर से बहुत पहले से जुड़े हैं पता होता है, शुरू में जब कंप्यूटर बनाया गया तो हमें एक जगह से दूसरी जगह डेटा ले जाना था, तो उसका हम फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करते थे, जो कि प्लास्टिक के फ्रेम में थी। 1.44 MB की कैपेसिटी होती थी उस समय। केवल क्योंकि टेक्स्ट डाटा जाता था तो ये कैपेसिटी सफिशेंट हुआ करती थी। हार्ड डिस्क 2 प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनल हार्ड डिस्क, होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इंटरनल हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर फिटेड होती है। जब आप कोई फाइल सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है फॉर फ्यूचर यूज़। इसकी कैपेसिटी डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर के हिसाब से अलग अलग होती है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वो होती है जैसे आप पेन ड्राइव की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसमें USB होता है जिसे आप पेन ड्राइव की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादा डाटा के लिए। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, और DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क मेमोरी। इसका इस्तेमाल हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ।
CD का डाटा बहुत सीमित होता है। CD में आप 650 से 700 MB तक का डाटा रखते हैं। आपको याद होगा जब आप पहले पिक्चर वगैरह लाते थे बाज़ार से और देखते थे तो उसके 1 या 2 3 पार्ट आते थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसके बाद DVD आया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वो 4.7 MB की 4.7 GB तक की हो सकती है। उसके अंदर आप एक ही मूवी के अंदर आपने देखा होगा, अगर आप DVD लेके आते हैं तो उसके अंदर एक ही मूवी के अंदर एक ही DVD के अंदर कई मूवियाँ रहती हैं। तो आप समझ रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। हमने इनपुट डिवाइस पढ़ लिया, हमने प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ ली, अब हम आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइस वे डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से आप डेटा को बाहर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला मॉनिटर, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास मॉनिटर। मॉनिटर आपको पता है, मॉनिटर हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, CRT, LCD, TFT और LED। अब चारों का क्या फ़र्क है आपको याद होगा। पहले आपके घर में एक टीवी होता था बड़ा सा, पूरा कॉर्नर उस टीवी ने घिरा रहता था, उसे कहते थे CRT, कैथोड रे ट्यूब। अब धीरे धीरे करके वो बंद हो गए, वो ज़्यादा लाइट घेरते थे, ज़्यादा लाइट खर्च करते थे, ज़्यादा जगह घेरते थे, तो दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद देखो बहुत पतला सा एक सिस्टम आया, फिर थोड़ी सी अपडेट हुई टेक्नोलॉजी, LCD आया, सॉरी LED, TFT आया, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, और आज हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है लाइट इमिटिंग डायोड यानी कि LED। गॉट इट बच्चों। अब चलते हैं प्रिंटर। प्रिंटर वो डिवाइस होती है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलती है। प्रिंटर भी हमारे पास, जैसे कि आप फोटो देख पा रहे हैं, प्रिंटर भी हमारे पास नॉर्मली, वैसे तो कई तरह, लेकिन नॉर्मली हमारे पास प्रिंटर 3 तरह के होते हैं। पहला जो ये ब्लैक वाला दिख रहा है आप कैनन का, ये है इंकजेट प्रिंटर। ये बहुत स्लो निकलता है, आपने देखा होगा डॉट करता हुआ निकलता है ये। तो ये है इंकजेट प्रिंटर। ये है लेज़र प्रिंटर, इसमें आप प्रिंट करिए, ये 1 पर सेकेंड निकालता रहता है बहुत फास्ट गति से। और ये जो राइट में आप बड़ा सा देख रहे हैं ये है प्लॉटर। प्लॉटर का इस्तेमाल आपने देखा होगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स देखे होंगे, तो उनको जिस मशीन से निकालते हैं उसे हम प्लॉटर कहते हैं, और ये भी एक प्रकार का प्रिंटर होता है। अगला टॉपिक बच्चों, स्पीकर। यू नो दैट स्पीकर क्या होता है, जिनसे हम आवाज़ को बाहर सुन सकते हैं। हेडफोन, जो आपके कानों से आपकी आवाज़ तक दे रहा है। प्रोजेक्टर, आपने देखा होगा बड़े बड़े क्लासरूम में क्या होता है, प्रोजेक्टर लगाया जाता है और उसे लैपटॉप से जोड़ के फिर हम सामने दीवार पे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, तो वो भी है। ठीक है, एक चीज़ जरूर याद रखिए, रिमेंबर, एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, इनपुट आउटपुट कैन बी द इन्फॉर्म टेक्स्ट, पिक्चर्स और मूवी। इनपुट और आउटपुट क्या हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकती है, साउंड हो सकता है, मूवी आदि हो सकती है। सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी वो जो कंप्यूटर के अंदर है, जो आपके पेन ड्राइव में, जो आपके CD में, जो DVD में, जो मेमोरी कार्ड में है, जो मोबाइल में है, वो सॉफ्ट कॉपी है। हार्ड कॉपी जो आपके हाथ में प्रिंटर के द्वारा निकल के आ गई है, वो हार्ड कॉपी है। तो इस तरह बच्चों हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और मैं अपने विद्यार्थियों को, जो हमारे उत्तरांचल कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें। और कोई भी कॉल करनी हो तो मेरे उस पर नंबर है आपका, आप मुझसे नंबर कर सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप में, आप फेसबुक में, आप इंस्टाग्राम में, आप हेलो में, और आप फेसबुक में हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।